Hello guys, we are starting with the PT 365 economy. Uh, this is session 5 and the first topic is uh, external sector. तो अभी इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे उन्होंने 100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो क्या है एक्सपोर्ट्स का, एक तो गवर्नमेंट हैज सेट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 400 बिलियन। तो हमने एक टारगेट रखा है 400 बिलियन का फॉर द ईयर 2021 और 2022। और ओवरऑल एक्सपोर्ट का टारगेट जो रखा है वो रखा है 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2027। तो मर्चेंटाइज जो एक्सपोर्ट्स होता है उसमें तो हमारे गुड्स आते हैं और बाकी जो उसके अलावा बजाते हैं सर्विसेज वाले वो अलग है। ठीक है, तो दो टाइप के ऐसे एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो मर्चेंडाइज में हमारा 400 बिलियन है और ओवरऑल में 1 ट्रिलियन। तो 4 पॉइंट स्ट्रेटजी अपना रही है गवर्नमेंट टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। एक तो इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ कम्पिटेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कोऑर्डिनेशन करना बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड गवर्नमेंट और फाइंडिंग मोर ग्लोबल मार्केट्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मार्केट वगैरह ढूंढना और कोऑर्डिनेशन बनाना, इस सब से वो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो अभी क्या ट्रेंड देखा गया इंडिया के ओवरऑल ट्रेड में कि जो इंडिया के ओवरऑल ट्रेड है मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज कंबाइन करके इन 2019-20 वर यूएस इतने डॉलर्स थे और अभी 2000 मतलब इतने हो गए और 2018-19 में इतने थे। तो ओवरऑल में थोड़ा सा डिक्रीज आया था और इंडिया का शेयर जो है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हैज इंक्रीज। तो 0.6 था 1991 में और 2018 में 1.7 हो गया है वर्ल्ड के टोटल शेयर एक्सपोर्ट्स में। बट रिमेन्स पैल्ट्री कंपेयर टू विद चाइना जो कि 13% पे है वर्ल्ड के टोटल शेयर में और फिर सेकंड पे है यूएसए 9% पे। तो इंडिया का भी 1.7 पे, तो उनसे काफ़ी नीचे है। तो इंडिया रैंक्ड 18th ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो रैंक याद रखना कि काफ़ी नीचे है हमारा रैंक एक्सपोर्ट्स में। टॉप पे है चाइना। फिर है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया एक्सपोर्ट्स अबाउट 18% ऑफ जीडीपी। तो ये वाली चीज़ भी याद रखना कि मतलब इसमें कुछ वो दे सकते हैं कि मोर देन 50% या कुछ भी। तो 18% है हमारा जीडीपी का जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया सर्विसेज ट्रेड हैज़ बीन अ मेजर ड्राइवर टू इट्स एक्सपोर्ट्स ड्यू टू इट्स हाई ग्रोथ एंड सर्विसेज ट्रेड सरप्लस has been financing almost 50% of India's merchandise trade deficit। तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है हमारे, जो मर्चेंडाइज ट्रेड करते हैं हम, उसमें हम हमेशा इसमें रहते हैं, डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन क्या है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से हम इसका 50% डेफिसिट भी कवर कर पा रहे हैं। तो ये है इसमें मतलब याद रखना ये चीज़। तो ये तो बस इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट ग्रोथ कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब है। तो ये देख लेना, ये है। फिर इनिशिएटिव्स क्या लिए है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने टू बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट इन कोविड टाइम्स। तो कोविड टाइम में ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड को में थोड़ा रिलीफ कर दिया है। मेडिकल सप्लाईज का एक्सपोर्ट बढ़ गया है हमारे यहाँ पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये सब, ये एडॉप्शन ऑफ टेक्निकल रेगुलेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, तो ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो एक बारी। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स। रीजंस क्या है इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस के एक्सपोर्ट्स में। तो एक तो लो लेवल पार्टिसिपेशन है हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस इन ईस्ट एंड साउथ एशिया। तो हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हमारा थोड़ा कम पार्टिसिपेशन है। लिमिटेड एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफिकेशन, तो हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। और लो कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स ड्यू टू डोमेस्टिक फैक्टर्स लाइक लैक लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमज़ोर है हमारा
कॉम्प्लेक्स लैंड एंड लेबर लॉज है, तो उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स है थोड़े कम कॉम्पिटिटिव है। फिर कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज है, जैसे कि जो 70% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ ये 5 स्टेट से होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो 70% एक्सपोर्ट सिर्फ इन कुछ स्टेट से हो रहा है। और 3 फंडामेंटल चैलेंजेस है कि एक तो इंट्रा और इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, पुअर ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन, और पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो ये कुछ मेंस के अच्छे पॉइंट्स है। Inability to exploit comparative damage in low-skilled or labor-intensive exports like textiles, garments, footwear, India share being taken by Bangladesh and Vietnam. हमारे पास सॉरी हाँ लो स्किल्ड लेबर है, और लेबर इंटेंसिव हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, मतलब जो टेक्सटाइल वगैरह सेक्टर है उसमें भी हम आगे नहीं है, उसमें भी बांग्लादेश, वियतनाम ने हमें टेक ओवर करा हुआ है। तो ये वाली दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है कि टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है इंडिया की। तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूएई, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर। तो ये ऐसे लाइन में याद रखना, पांचों की पांचों। तो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। और एक ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है कि टॉप 5 कमोडिटीज़ क्या है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर सेकंड पे है पर्ल्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, फिर है ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स, फिर है गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स, और फिर है लास्ट में आयरन एंड स्टील। तो ये 5 भी याद रखना और ये 5 भी ऐसे याद रखना, ठीक है। अमेरिका, यूएई, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर। तो ये इनिशिएटिव्स क्या क्या है अभी रिसेंटली जो लिए गए हैं, कि तो इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव है टू इंक्रीज एमएसएमई एक्सपोर्ट बाय 50%। तो इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव एमएसएमई के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो अभी क्या चल रहा है कि एमएसएमई हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग नियरली 40% ऑफ ओवरऑल इंडियाज एक्सपोर्ट। तो ये वाली चीज़ याद रखना। इसमें वो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मोर देन 50% एक्सपोर्ट में है, तो मतलब इतना चीज़ याद रखना कि अभी 50% से लेस ही है। वो उसको 50% से ज़्यादा बनाना चाहते हैं बाय 2022, ठीक है। तो इसलिए इंडिया एक्सपोर्ट इनिशिएटिव आया है। फिर है कैपिटल इन्फ्यूजन इन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीज कॉरपोरेशन। तो ये कॉरपोरेशन क्या 1957 में सेटअप हुआ था टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटिव सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स। तो इसने एक निर्विक स्कीम भी लॉन्च की थी टू प्रोवाइड हाई इंश्योरेंस कवर एंड रिड्यूस प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपर्ट्स एंड सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। तो ये इम्पोर्टेंट स्कीम है निर्विक। तो इसके बारे में एक तो ये चीज़ याद रखना कि ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। दूसरा कि ये एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इतना ये याद रखना है इसमें। एक और ऐसी एक स्कीम भी थी ना, एक्सपोर्ट कैपिटल गुड स्कीम, ईपीसीजी कुछ ऐसा था, चलो बाद में देखेंगे। वो भी मतलब ऐसी थी कि कैपिटल गुड्स का प्रमोशन करना है हमें, नहीं एक्सपोर्ट कैपिटल गुड, हाँ उसमें शायद ऐसा था कि जो हम कैपिटल गुड लेके आते हैं इंडिया के अंदर और फिर उसको मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, मतलब अगर कोई कार बना रहा है इंडिया में तो वो बाहर से इंपोर्ट करेगा कुछ पार्ट्स को, फिर इंडिया में कार बनाएगा, फिर उसे बेचेगा। तो उसमें कुछ ऐसा था कि अगर कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो तो हम उस पर वो माफ़ कर देंगे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ताकि आपका प्रोडक्ट हो सस्ता हो जाए। फिर बाद में इसमें कुछ चेंज किया था और फिर यूँ बोला था कि आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो उसको इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदो, तो उसमें हम आपको एक और ड्यूटी कुछ माफ़ कर रहे थे, वो शायद कस्टम ड्यूटी या कुछ ऐसा एक्साइज ड्यूटी माफ़ कर रहे थे, ताकि जो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत का कुछ था उसमें कि मतलब वो प्रमोट होगा। तो वो वाली स्कीम भी देख लेना एक बार, ईपीसीजी क्या है वो भी। फिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या है, तो ये वो 13 जो हाई पोटेंशियल सेक्टर्स है हमारे, जैसे कि ऑटो सेक्टर, बैटरी सेल, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, फूड, टेक्सटाइल, इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते, तो इसके लिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। तो प्रोडक्शन लेवल पे जो भी चीज़ होती है उन पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इन सारे सेक्टर्स में, इन 13 सेक्टर्स में, ताकि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो, ठीक है।
फिर है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो कौन निकालता है? नीति आयोग, टू हाईलाइट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ईच स्टेट एंड द रोल ऑफ रीजनल इकोनॉमीज। तो इसमें ये चीज़ याद रखना कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग। फिर है ड्राफ्ट, एक लॉजिस्टिक पॉलिसी भी बनाई थी हमने ताकि एक सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक मार्केट क्रिएट कर सके। फिर है कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, और उसके अंदर इतने रुपए डाले जाएंगे ओवर द 5 years टू टैप द पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इन फोकस मार्केट एंड एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये NIA जो ट्रस्ट है ये 2006 में बना था, टू प्रमोट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया दैट आर स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। फिर ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है? गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज ये बन रहा है गिफ्ट सिटी में। तो गिफ्ट सिटी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये गिफ्ट सिटी क्या है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, और अभी इसी के अंदर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है वो सेटअप करेगा इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर को भी। तो दोनों गांधीनगर गुजरात में है। तो गिफ्ट सिटी तो पता है मतलब वहाँ पे वो एक क्या कहते हैं फॉरेन उसकी तरह ट्रीट करेंगे उसे, मतलब उसमें आप ना दूसरी करेंसीज में भी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो उसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडिया की टेरिटरी में है लेकिन आप उसमें कोई सी भी करेंसी को यूज़ कर सकते हो, ऐसा होगा उसमें। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है उसमें। वो मतलब ट्रीट जो वो गिफ्ट सिटी है वो फॉरेन फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट होगा वो। फिर है IMSC जो ये सेंटर बन रहा है ये वही डेडिकेटेड इकोसिस्टम होगा जो जिसके अंदर पोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर्स और ये सब होगा। और फिर है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो ये तो हाँ, फिर आता है ये WTO इम्पोर्टेंट। WTO पे काफ़ी सारे PYQ आया है हर ईयर में, मतलब इसके किसी ना किसी चीज़ पे पूछ लेते हैं वो PYQ। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बोला है कि जो WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है इज टिल्टेड अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है। ठीक है, तो क्या है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर? तो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द लॉन्ग टर्म रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज विद द एम ऑफ लीडिंग फेयर कंपटीशन एंड लेस डिस्टॉर्टेड सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर में जो भी हम ट्रेड करते हैं फूड का और जिस भी चीज़ का, या फिर जो भी एग्रीकल्चर के अंदर चीज़ें हो रही है, तो उसके जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसमें फेयर कंपटीशन रहे हर एक कंट्री के बीच में, उसके ऊपर ये एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ था WTO के अंडर। कब फोर्स में आया था? 1995 में। तो ये तीन इसके एस्पेक्ट्स है, ये इम्पोर्टेंट है तीनों। कि पहला है कि मार्केट एक्सेस, कि यूज ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन सच एज टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, कि कोई भी कंट्री किसी और कंट्री पे जैसे टैरिफ वगैरह लगाती है तो वो मतलब फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा टैरिफ लगा दोगे ये तो वो है। अच्छा हाँ, ये टैरिफ, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो मेनली मतलब मनी की फॉर्म में होता है कि आप टैक्स लगा दो, कुछ लगा दो, तो उससे आप दूसरी कंट्री के ट्रेड को रोक सकते हो। और दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ, वो टैक्स वगैरह नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि क्वालिटी वगैरह पे चेक करते हैं। जैसे टैरिफ बैरियर में क्या होगा, कोई मान लो लेज आ रहा है दूसरी कंट्री से, तो उस पर थोड़ा वो टैक्स वैक्स लगा के उसे महंगा कर देंगे ताकि वो कम बिके। लेकिन अगर नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं मतलब वो लेज की क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि इस क्वालिटी से नीचे अगर लेज आएंगे तो हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, तो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब कम बिकेंगे क्योंकि कोई भी कंट्री हायर स्टैंडर्ड सेट कर सकती है उसके लिए। तो वो होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये मार्केट एक्सेस में ये टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगा देते हैं इंपोर्ट पे, तो उस पे रिस्ट्रिक्शन के लिए ये था।
दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज देने लग जाती है ताकि वो सस्ते हो जाए। अब सस्ते हो जाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे। अब एक्सपोर्ट अगर इतनी ज्यादा कर रही है कोई कंट्री, वो भी इतने कम प्राइस पे, तो फिर ट्रेड में डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए है ये वाला। फिर तीसरा है एक्सपोर्ट कंपटीशन की द अरे, हाँ, तीसरा है एक्सपोर्ट कंपटीशन, द यूज ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड अदर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स दैट सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स को भी सब्सिडाइज नहीं करना है हमें। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट्स पे भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो वो सब। तो ये तीन एस्पेक्ट्स है। तो जो ये डोमेस्टिक सपोर्ट है, इसके अंदर ये तीन चीजें आती है। तो ये बॉक्सेस आते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट में कि आप किन किन चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे हो, किस पे नहीं दे रहे। तो वो सब ये बॉक्सेस डिसाइड करते हैं, जैसे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, फिर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स। अच्छा, एक और बॉक्स होता है रेड बॉक्स। तो वो क्यों मेंशन नहीं है यहाँ पे? related to agriculture. नहीं, हाँ, मतलब मैं भी पूछा जो रेड बॉक्स है वो इन्होंने इस वाली टेबल में क्यों नहीं दिया। हाँ, क्योंकि जो क्या बोला था वैसे मैंने आपको? तो जो रेड बॉक्स होता है ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे यूज नहीं होता है। तो ये याद रखना। तो इसमें क्या है कि ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, सब कुछ प्रोवाइड होता है। जो जो चीजें ग्रीन बॉक्स के अंदर मेंशन होगी ना, उस सब पे आप सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फिर आता है एम्बर बॉक्स। तो ये दिख रहा है जैसे ऑरेंज कलर का है। तो ऑरेंज कलर ये मतलब ऐसा बोलते हैं इसे कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह है, कि ग्रीन में तो सब कुछ परमिट है, ऑरेंज में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और रेड वाला जो होता है उसमें जो आइटम्स डाल दिए जाएंगे उसके ऊपर आप कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे अप्लाई नहीं होता है रेड बॉक्स। तो ये दो तीन बॉक्स अप्लाई होते हैं। तो देख लो कि जैसे ग्रीन बॉक्स में तो सब कुछ अलाउड होगा, एम्बर बॉक्स ऑरेंज है तो इसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और ब्लू बॉक्स एम्बर बॉक्स का ही मतलब एक सब पार्ट है। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि एम्बर बॉक्स में अगर मान लो किसी चीज़ पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो और उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके बाद ब्लू बॉक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट साइड से मतलब उसके प्रोडक्शन पे लिमिट करते हैं हम कैपेसिटी। जैसे अगर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, तो वो हम ब्लू बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और उसके प्रोडक्शन को लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तो हम उसके प्रोडक्शन को लिमिट करके ब्लू बॉक्स में डाल के और फिर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। और ये मतलब बॉक्सेस भी पूछे गए हैं ऐसे कि हाँ, इसमें कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे कि क्या क्या इसके अंदर आता है क्या नहीं आता है। जैसे जो ग्रीन बॉक्स है ना, एक तो ये कुछ लिमिट नहीं करता, तो इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। एक तो जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो भी होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही है, फार्मर्स की एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही है, और इन सब जो गरीब लोग होते हैं उनको फूड वगैरह देने में हेल्प कर रही है, तो वो सब ग्रीन बॉक्स में आएगा। मतलब डोमेस्टिक एड दे रही है फॉर द पुअर पीपल, डोमेस्टिक फूड एड दे रही है फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। लेकिन जो इंडिया का पीडीएस सिस्टम है ये ग्रीन बॉक्स में नहीं आता है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएस में भी हम फूड को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आ रहा है ये इसमें ग्रीन बॉक्स में? क्योंकि ये इसमें पीडीएस में मेन रोल है एमएसपी का। मतलब तो एमएसपी जिन चीज़ों पे ज़्यादा होता है, जैसे जो राइस व्हीट है, तो वो सब पीडीएस में इंक्लूडेड है। तो इसलिए उस पर लिमिटेशन है, क्योंकि एमएसपी अगर हम ज़्यादा देंगे ना किसी चीज़ पे, तो क्या होगा कि फार्मर्स उसी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जैसे राइस या वीट, तो इन पे एमएसपी है तो उनको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर वो भी ट्रेड को थोड़ा डिस्टॉर्ट करते हैं। तो इसीलिए एमएसपी को एम्बर बॉक्स में डाला गया है। और प्रोक्योरमेंट प्राइस, गवर्नमेंट किस प्राइस पे प्रोक्योर करेगी, और जो भी फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी है, वाटर के ऊपर है, क्रेडिट पावर,
पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी क्यों आएगा इसके अंदर, या फर्टिलाइजर्स क्यों आएगा? मान लो इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं थोड़ी ज़्यादा, तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा सब्सिडी दोगे उतना ही ज़्यादा फार्मर को सस्ता पड़ेगा, तो वो उतनी ज़्यादा यूज़ करेगा। अब मान लो 10 यूनिट तक सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो फार्मर यूँ नहीं है कि 8 ही यूनिट यूज़ करके छोड़ देगा, उसको 10 की 10 करेगा वो। तो ऐसा सोचेगा मतलब मेंटली कि मैं 10 की 10 यूज़ करूँ। तो जितनी ज़्यादा यूज़ करेगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर वही दिक्कत ही आएगी ट्रेड में। तो सेम है फर्टिलाइज़र के साथ। तो अगर 100 किलो तक फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो फिर 100 किलो पे क्या आके 100 किलो को पूरा का पूरा यूज़ करेगा फार्मर, तो वही प्रोडक्शन। तो ऐसे करके मतलब याद कर लेना एम्बर बॉक्स में। अब ब्लू बॉक्स में क्या होगा ना कि वो प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट करते हैं। अब वो क्या कहेंगे कि हम अगर मान लो 1 हेक्टेयर एरिया है, तो इसमें अगर मान लो हम सिर्फ 10 किलो फर्टिलाइजर देंगे, मतलब वो ऐसा नहीं बोल रहे कि हम 100 किलो पे ही 100 किलो फर्टिलाइजर की लिमिट है, तो लोग क्या करेंगे 100 किलो को इस 1 हेक्टेयर के अंदर यूज कर देंगे, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे कि 1 हेक्टेयर पे सिर्फ 10 किलो यूज हो सकता है, लेकिन आप 100 किलो तक लिमिट है आपकी, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा फायदा हो जाएगा। मतलब 1 हेक्टेयर अगर आपके पास जमीन है तो आपको 10 ही किलो मिल सकता है, और मैक्सिमम मिल सकता है इतना। तो उसके प्रोडक्शन पे थोड़ी लिमिट आएगी, क्योंकि कम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो कम प्रोडक्शन होगी। तो इसमें मेन चीज जो है टू लिमिट द प्रोडक्शन, ये चीज मेन याद रखना ब्लू बॉक्स में। फिर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स, तो इसके अंदर क्या आता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज आती है, जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट्स, एग्रीकल्चर इनपुट सर्विसेज लाइक फर्टिलाइजर टू फार्मर्स। तो इनके अगर मैन्युफैक्चर करना है, इनके प्लांट्स वगैरह बनाने हैं फार्मर्स के लिए, तो उस चीज़ पे थोड़ा बहुत सब्सिडी दे देते हैं, ओनली फॉर डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो ये सिर्फ इनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये वाली बाकी सब सबके लिए है, सारे कंट्रीज के लिए। फिर आता है ये कैसे कैसे मतलब बना था ये, तो इसके ऊपर कुछ टाइमलाइन दी गई है। सबसे पहले लॉन्च कहाँ हुआ था, ये उरुग्वे राउंड हुआ था एक। तो उरुग्वे राउंड में उसको ये भी बोलते, ये याद रखना, मराकेश NWTO क्रिएटेड एट जनरल। तो मराकेश एक जगह है वहाँ पर, और एक इसको उरुग्वे राउंड है, तो वो बोलते हैं। तो वहाँ पे ये साइन हुआ था एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बाय WTO मेंबर्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन की गई थी कि स्पेसिफिक कमिटमेंट देंगे टू रिड्यूस सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इन एरियाज ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ये सब। फिर टेकन इन अकाउंट नॉन ट्रेड कंसर्न्स, ये वाला PYQ है स्पेशल। हाँ, मतलब वो ऐसे इसमें ऐसे तो इसमें लिखा है ना स्पेशल एग्रीकल्चर सेफ गार्ड, उस PYQ में ऐसा नहीं लिखा था, उसमें लिखा था स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म। तो स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म करके लिखा था, और पूछा गया था कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑप्शन में मतलब ऐसा दे रखा था टू फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, और ये कुछ कुछ 3-4 चीज़ें दे रखी थी। तो ये याद रखना कि स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कि अगर और फॉर द इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि मान लो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा इम्पोर्ट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में किसी कंट्री के अंदर, तो क्या करेंगे कोई भी कंट्री एडिशनल ड्यूटी को इम्पोज कर सकती है उनके ऊपर, ताकि वो थोड़ा इम्पोर्ट कम हो, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइडेड है ये। फिर उरुग्वे राउंड में ये कुछ क्रिएट किया गया था डी मिनिमस, ये पीस क्लॉज भी शायद PYQ है। तो डी मिनिमस क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वो लगाना पड़ेगा आपको, सपोर्ट दे सकते हो आप, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो तो सिर्फ 5% का दे सकती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो 10% तक का सपोर्ट दे सकती है, तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप, ठीक है। डोमेस्टिक सपोर्ट में जो हमने देखा था ना, डोमेस्टिक सपोर्ट के सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, तो उसमें ये लिमिट लगाई गई है कि डेवलप्ड कंट्रीज 5% और 10% फॉर डेवलपिंग। बट क्या हुआ ना कि बहुत सारी कंट्रीज थी, उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका 5% तो हमारे 10% से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी तो करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, वो सब उनका पहले सबसे अच्छा ही है।
तो उनका 5% भी हमारे 10% से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर क्या किया गया, एक पीस क्लॉज लेके आए। ये पीस क्लॉज कब शुरू हुआ था? हाँ, बाली कॉन्फ्रेंस में आया था ये 2013 में। मतलब उससे पहले भी आया था एक पीस क्लॉज, लेकिन वो 2004 में एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद जो एक दोबारा पीस क्लॉज लेके आए बाली, ये वाले याद रखना, 2013 बाली कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बाली कॉन्फ्रेंस में 2013 में लेके आए पीस क्लॉज। फिर ये 4 साल तक के लिए अप्लाई था, 2017 तक। तो इसमें क्या बोलते हैं ना, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इस 10% की लिमिट को ब्रीच करके आगे बढ़ सकती है। मतलब वो उस लिमिट को ब्रीच कर सकती है। और ये 4 साल तक क्यों लेके आए थे? अब इसमें यूं बोला गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो अपनी लिमिट को ब्रीच करो और इससे आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये सिर्फ 4 साल तक एप्लीकेबल है, और इस बीच में ना, इन 4 सालों में हम कुछ मतलब एक उस पे कंसेंसस पे पहुंचेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, वो बढ़ना है, ताकि फिर मतलब 4 साल तक जो करना है करो, लेकिन उसके बाद दोबारा इसी पे आना पड़ेगा। मतलब कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम इसके लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि अ, इंडिया नहीं माना। मतलब इंडिया को ऐसा डर लग गया है, तो 4 साल तक खत्म हो, तो इंडिया ने फिर भी कुछ कुछ विरोध वगैरह किया। तो अभी क्या चल रहा है कि इंडिया अभी भी लगाता है ये। इंडिया अभी भी मतलब 13-14% तक देता है इसमें। मतलब अभी भी कर रहा है इंडिया ब्रीच, और इंडिया को कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। मतलब इंडिया के खिलाफ कोई ऐसे डब्ल्यूटीओ में शिकायत नहीं कर सकता पीस क्लॉज को लेके, क्योंकि इंडिया पे अभी भी लागू होता है ये पीस क्लॉज। ठीक है, तो ये इसमें मेन चीज थी याद रखने की। फिर आता है दोहा राउंड, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। ये 2001 में लॉन्च हुआ था फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। तो 2013 वाली मिनिस्ट्रियल, इसमें एक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। और टू एक्सपेंड द ग्रीन बॉक्स लिस्ट, तो ग्रीन बॉक्स लिस्ट को भी एक्सटेंड किया गया था फॉर जनरल सर्विसेज। और अ डिक्लेरेशन टू रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज, और एक टेम्परेरी पीस क्लॉज लेके आए थे बाली में। ठीक है, तो उसको ये दोहा राउंड भी बोल रहे हैं। फिर एक 2015 में नायरोबी पैकेज आया था टू एलिमिनेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। और ये स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म हमने देख ही लिया है, एग्रीकल्चर के इम्पोर्ट से रिलेटेड है। हाँ, तो ये पूछा गया था ये वाला टर्म। फिर आता है डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया। कंसर्न क्या है कि एक तो ना इनका कोई वर्केबल सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब कैसे कैसे करेंगे, अगर ब्रीच भी हो रही है कोई लिमिट्स, तो उसके ऊपर क्या है, क्या रेजोल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, वो कुछ भी नहीं है इनके पास। और इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज। फिर है ये भी शायद PYQ है, सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्या होता है सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स? ये वाला वर्ड है PYQ। तो सैनिटरी का मतलब होता है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, और फोटो सैनिटरी का मतलब होता है प्लांट हेल्थ से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि कोई भी कंट्री एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि जो भी ट्रेड व्रेड हो रहा है, अगर वो मान लो फूड है उसके अंदर, तो फूड की सेफ्टी होनी चाहिए ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए, तो वो आ जाते हैं सैनिटरी में, सैनिटरी मेजर्स। फोटो सैनिटरी होता है प्लांट से रिलेटेड। तो प्लांट से रिलेटेड जो भी फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिकली, तो उस पर कुछ मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, कि वो किसी को नुकसान ना करे और वो सब। तो वो स्टैंडर्ड एक कंट्री खुद से सेट कर सकती है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में जो ये सैनिटरी मेजर वाला एग्रीमेंट है, इसके अंदर ऐसा अलाउ किया गया था कि एक कंट्री खुद पे ही वो कर सकती है। और जो ये सारे एग्रीमेंट्स थे ना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी मेजर वाला, ये तो ये सारे गेट के अंदर हुए थे। वो जो है ना हमारा GATT 1944 वाला, उसके अंडर। फिर आता है सर्विस डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेगुलेशंस। हाँ, तो सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन, तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कंक्लूड देयर नेगोशिएशंस ऑन सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशंस। तो WTO ने, हाँ, 67 मेंबर्स WTO की इस पे कुछ नेगोशिएशंस कर रही है। तो क्या चीज़ है ये?
तो ट्रेड इन सर्विसेज एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो जो गेट्स है हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, उसके ऊपर कुछ है। तो जो हमारा गेट्स था ट्रेड इन सर्विसेज वाला, वो उरुग्वे राउंड का आउटकम है। तो क्या बोलता है ये कि जो भी सर्विस, जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है, सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी के ऊपर भी एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है, तो ऐसे जो सर्विसेज होती है उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो वो होता है गेट्स। तो उसके अंदर क्या बताओ, एक तो ने 4 मोड्स पे एप्लीकेबल है और फॉर द सप्लाइंग सर्विसेज। तो ये 4 मोड कौन कौन से है? ऑनलाइन आर्किटेक्चरल प्लान फ्रॉम अब्रॉड, इंटरनेशनल टूरिस्ट, फॉरेन बैंक ब्रांच और इंटरनेशनल म्यूजिक बैंड। तो ये 4 मोड्स पे अप्लाई होता है। तो क्या है ये सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? तो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्यूनो एरीज में। The agreed members include countries accounting for over 90% of the world trade। तो बस ये तो इन्होंने बता रखा है कि उन्होंने एग्री किया। चलो, ये इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है कि हर एक कंट्री को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। मतलब अगर आप एक कंट्री पे ऐसा ऐसा ट्रेड कुछ इम्पोज कर रहे हो तो वो सभी कंट्रीज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ कुछ करो। तो अभी रिसेंटली जब इंडिया ने वो निकाल दिया था ना पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन से, तो वो कैसे निकाला था? मतलब डब्ल्यूटीओ में ये मैंडेटरी है कि जो भी अगर डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स है तो वो कंपल्सरीली मोस्ट फेवर्ड नेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस दे रखी है डब्ल्यूटीओ ने, कि 3 एक्सेप्शंस है उसके अंदर, की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक सिक्योरिटी क्लॉज है और एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करके है। तो जब इंडिया ने पाकिस्तान को बाहर निकाला था डब्ल्यूटीओ से, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन से, तो उन्होंने सिक्योरिटी क्लॉज को वो दिया था कि उनकी सिक्योरिटी वगैरह को खतरा था, तो इसलिए उन्होंने ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटा दिया था पाकिस्तान से। तो ये है इसमें। तो इन्होंने ये प्रोसेस बता रखा है, देख लेना स्पेशल। तो ये बता रखा है इन्होंने कि एसडीआर की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मीनिंग है, एप्लीकेशन क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या है और अदर बेनिफिट्स, तो ये सब बता रखा है। तो ये पढ़ लेना, मतलब इतना मुझे लगा नहीं है इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो जो मेन चीज़ें, जैसे गेट्स जो है वो क्या है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। और गेट्स के अंदर ही वो सब चीज़ें डिसाइड होती है, जैसे कि कौन सी जो जो गवर्नमेंट है वो कौन से सेक्टर के लिए फॉरेन कंपनीज को ओपन करना चाहती है। कि अगर मान लो कि कोई जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है तो उसके अंदर कितना इंश्योरेंस है, या कोई कंपनी है सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर कितना एक गवर्नमेंट ओपन अप करेगी उस चीज़ को किसी फॉरेन कंपनी के लिए, ठीक है। तो वो सब होता है इसमें। फिर है ये, अच्छा हाँ, कुछ और भी क्वेश्चंस आए थे जैसे इस पे डब्ल्यूटीओ पे। हाँ, तो एक ये इसी पे ही आया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, 2017 में आया था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और ये सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से एक डब्ल्यूटीओ भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। और एक एक था ये अपना
ट्रिम्स जो एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ये भी WTO के अंडर है, तो इसमें भी 3 स्टेटमेंट दे रखी थी। तो एक वो क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था वो IMF से related। तो कोविड-19 वैक्सीन और IPV, तो इससे रिलेटेड देख लेते, यूनाइटेड नेशन ने हमें अनाउंस किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन पे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ऐसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उससे। तो ये चीज़ देख लो कि कोवैक्स क्या है। तो कोवैक्स एक मतलब ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उनको ग्लोबल एक्सेस होगा, तो कोई भी यूज़ कर सकता है, वो सब होगा। फिर एक गावी क्या है, तो ये वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए। गावी एक वैक्सीन अलायंस है, तो वर्ल्ड WHO का, और शायद इसमें वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व है। तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वैक्सीन अलायंस, जो कि वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे पूरे वर्ल्ड को। कोवैक्स क्या है, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें कि सभी को, मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इक्विटेबल एक्सेस होगा कोविड-19 वैक्सीन का। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस याद रखना। फिर initiated by India and South Africa, the VBR campaign is backed by over 100 countries and international organizations। तो इंडिया ने शुरू किया था कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो हाँ सब मान गई। फिर UNAI एड्स क्या है, इज ए लीडिंग ग्लोबल एफर्ट्स टू एंड एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 एज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये वाली चीज़ याद रखना कि UN एड्स है, वो उनका एक एफर्ट है कि हम एड्स को ख़त्म कर देंगे बाय 2030 बाय sustain under the as part of sustainable development goal। ठीक है। फिर the campaign seek waiver on certain conditions of the ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट हमने उसमें साइंस एंड पीटी को, हाँ साइंस एंड टेक वाली में भी देखा था ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो 1985 में आया था। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमारी पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, GI टैग्स होते हैं, तो वो सब इसके अंडर आते हैं। तो उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। और ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, लीगली बाइंडिंग भी है ना। तो इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी थी, तो ये देख लो कि मतलब कब कब आया था। एक उरुग्वे राउंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, IP रूल्स को। फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन सेट किए गए। फिर ट्रिप इज इन सिंक विद पेरिस कन्वेंशन। तो पेरिस कन्वेंशन है एक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये भी चीज़ याद रखना कि पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फिर एक बर्न कन्वेंशन, इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। फिर क्या क्या कवर करता है, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, GI टैग्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट्स। तो हमने इनके वो भी देखे थे कि कितने कितने दिनों तक ये रिन्यू कराने पड़ते हैं, वो सब देखा था। तो वो साइंस एंड टेक वाली में देख लेना PT में। फिर एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउड कर दिया गया दोहा डिक्लेरेशन में 2001 वाले में। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग हमने पढ़ा था। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी लाइसेंस इशू कर सकती है फॉर यूजिंग दैट पेटेंटेड, जो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसको यूज करने के लिए, विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट होल्डर। तो अगर किसी ने पेटेंट होल्ड कर रखा है तो उसकी परमिशन चाहिए होती है कि मतलब दूसरी कंपनी ये वाला प्रोडक्ट यूज कर सकती है नहीं। बट कंपल्सरी लाइसेंसिंग में गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दे सकती है। तो उसके अंदर ये लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन वगैरह जो ये सब है, इस सब को अलाउ कर देती है कि कोई भी यूज करो विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट होल्डर। इसी में एक और टर्म आती है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स में क्या होता है ना कि अगर आपको मान लो पेटेंट को रिन्यू करना है, तो कंपनीज क्या करती है ना कि जैसे 20 साल के बाद रिन्यू होता है पेटेंट, तो उसको ना थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से रिन्यू करा लेते हैं। तो उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। तो ये बता रखा है इन्होंने, जो IPR राइट्स है उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में वो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, GDP ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर है टी एक्सपोर्ट्स। तो रिसेंटली इंडिया ने कुछ कंसर्न रेज किया है WTO के अंदर
कि जो एक ये एथ्राकोनिन नाम का एक पेस्टिसाइड है जो कि टी में मिलता है, तो उसके ऊपर है ना उसको नॉन टैरिफ बैरियर की तरह लेबल किया जा रहा है। तो इंडिया क्या आर्ग्यू कर रहा है कि जो ये एथ्राकोनिन है एक नेचुरली अकरिंग पॉल्यूटेंट है या फिर एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये कोई पेस्टिसाइड नहीं है। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक पेस्टिसाइड है, लेकिन ये पेस्टिसाइड नहीं है। इंडिया ऐसा बोल रहा है कि ये एक नेचुरली अकरिंग पॉल्यूटेंट है। तो ये वाला नाम याद रखना, ये टी में मिलता है। तो रशिया क्या कर रहा है कि टी को ना एक फ्रूट या वेजिटेबल की तरह ट्रीट करता है ताकि उसके हाई क्वालिटी चेक पैरामीटर्स हो। तो हमने देखा था कि नॉन टैरिफ बैरियर्स में ये सारी चीज़ें होती है कि क्वालिटी चेक वगैरह करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। तो उस टाइप के बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। फिर आता है एंथ्राकोनिन, तो इसके बारे में बता रखा है। तो इट हैज़ बीन naturally detected in the air, water, soil, plant, fish, seafood, and animal tissues. It is known as bird repellent, used in paint, textile, and paper. क्या क्या स्टैट्स है इंडिया के? तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है टी का? कीनिया, ये याद रखना। लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन है? वो चाइना। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है टी का, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया। और चाइना हमारे से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कंपैरिजन ही नहीं है। फिर है फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया। तो ये दो चीज़ें याद रखना इंडिया के बारे में। फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कीनिया, फिर चाइना, फिर श्रीलंका। तो श्रीलंका भी उनसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया ऑफर्स हाई क्वालिटी स्पेशलिटी टी सच एज दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग टी को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। और फिर एक असम ऑर्थोडॉक्स एंड हाई रेंज नीलगिरीज, तो इसका कुछ अलग ही एरोमा और ये सब होता है। तो इंडिया प्रोड्यूस बोथ क्रश टी, कर्ल टी और ये ऑर्थोडॉक्स वैरायटी ऑफ टी, उन दोनों टाइप की टी को प्रोड्यूस करता है। बस बात तो इतना कुछ है। हाँ, तो कभी क्या क्या होता है ना कि कुछ मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं दार्जिलिंग टी को दूसरे देश में बेचने के लिए। क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं, नेपाल टी को दार्जिलिंग टी का टैग लगा के बेच देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक। उसके अंदर ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। तो जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने बोला है कि हम कुछ शिफ्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फ्रेमवर्क में इंडिया के। तो देख लेते क्या है। पहले तो ये देख लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है उसके अंदर ये दो चीज़ आती है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि जितना पैसा एक कंट्री में आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है, तो उन दोनों को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो एक साल में ये बता दो। तो इसके दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो इसमें मेन ये याद रखना, ये कई बार ऐसे पूछा गया इसमें क्वेश्चन कि ये वाली चीज़ कैपिटल अकाउंट में आती है या करंट अकाउंट में आती है, तो वो पता होनी चाहिए। तो वो पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन है पहले कि रेमिटांसेस, ये शायद भी भाई, रेमिटांसेस जो है वो कौन से अकाउंट में आती है, कैपिटल या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। हाँ करेक्ट, करंट अकाउंट में आती है। तो देख लो क्या क्या चीज़ आती है। एक तो अ, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फिर ये आते हैं फैक्टर इनकम, जो होती है हमारी के एम्प्लॉयमेंट जो होता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट, और जो भी इन्वेस्टमेंट है और एम्प्लॉय को हम सैलरी वैलरी देते हैं, वो सब इसमें आती है करंट अकाउंट में। और ट्रांसफर्स में ये याद रखना, ग्रांट्स, गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस। तो ये तीनों करंट अकाउंट का पार्ट है। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, एफडीआई, एफपीआई, तो ये दोनों इसमें। और लोन भी इसका पार्ट है कैपिटल अकाउंट का। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग,
ये भी उसका पार्ट है, और बैंकिंग कैपिटल और एनआरआई डिपॉजिट्स, तो ये सभी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, हाँ एक और चीज़ याद रखना कि मतलब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे किसी कैपिटल एसेट पे वो डाल रही है डिफरेंस, तो वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो जो हमारी कैपिटल एसेट्स होते हैं या लाइबिलिटीज होती है उसको चेंज कर रही है किसी ना किसी तरीके से, तो वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और अगर उसमें कोई चेंज नहीं ला रही तो वो आ जाएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, अब जैसे एफडीआई है, तो वो पैसा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करेंगे, तो कैपिटल एसेट तो क्रिएट करेंगे, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, जैसे लोन्स है ये सब। तो अच्छा, एक क्वेश्चन था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया है और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उस ग्रांट को यूज किया है कैपिटल फॉर्मेशन में, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा? सेंट्रल में तो वो करंट में ही जाएगा, क्योंकि सेंटर ने तो दे दिया है ना, और वो वापस नहीं मिलना है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो सेंटर के लिए वो करंट अकाउंट में ही आएगा, क्योंकि वो एक ग्रांट है। अगर मैं ऐसा बोलता कि सेंटर ने लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को और फिर उसने कैपिटल फॉर्मेशन किया है, तो वो कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन सेंटर के लिए वो भी करंट अकाउंट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखना। फिर हम आते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो फॉरेन करेंसी में चेंज हो पाए, या फॉरेन करेंसी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो डोमेस्टिक करेंसी में चेंज हो पाए। तो उस एबिलिटी को बोलते हैं उनकी कन्वर्टेबिलिटी, कि वो कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप की कन्वर्टेबिलिटी, एक तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो अभी तो इंडिया में ऐसा है कि जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ना, कि अगर मान लो कोई इंपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ भी, तो अगर किसी ने $100 बिलियन का इंपोर्ट करना है तो वो जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई को मतलब कन्वर्ट करेगा पैसे, तो आरबीआई उन सारे के सारे पैसों को रुपये में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, मतलब फुली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट। जो कन्वर्टेबिलिटी है वो फुल है, उसके अंदर मतलब रुपी को हम फुली कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी को फुली कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ना, वो पार्शल है अभी इंडिया में। मतलब अगर $10 बिलियन दोगे तो आरबीआई उन सभी को कन्वर्ट नहीं करेगी। तो ये है अभी तक इंडिया में। तो ये है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो जो इसमें अंदर जो ट्रांजेक्शन है उनको कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये देख लो प्रेजेंटली इन इंडिया पार्शल है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो 1990s के बाद ही शुरू किया था इन्होंने। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब उसमें ऐसा फुली कन्वर्टेबल और पार्शियल कन्वर्टेबल पता होना चाहिए कि फुली कन्वर्टेबल हमारी कैपिटल वो करंट अकाउंट है। तो इसी के अंदर ये कुछ कमिटीज़ भी आई थी इसके ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर एक ये तारापोर कमेटी, बस इतना याद रखो कि तारापोर कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टुवर्ड्स फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कि हम फुल मतलब कन्वर्टेबिलिटी करें कैपिटल अकाउंट की। तो उसके लिए फुल एक्सेसिबल रूट भी बनाया गया था। आरबीआई ने अलाउ भी किया था बैंक्स को टू ट्रेड इन नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड रूपी मार्केट। ठीक है, और ये एनडीएफ क्या है, नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड is a foreign exchange derivative contract allowing investor to trade in non convertible currency without contract settlement in a convertible। हाँ, तो मतलब क्या है ना कि जैसे मान लो कि कोई जापान के करेंसी लेके आ रहा है इंडिया में, तो अगर मान लो वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है इंडिया में, तो वो क्या करेगा उन जापान की कंट्री को, और डॉलर जो है वो फुली कन्वर्टेबल है, जो डॉलर है इंडिया में, तो वो क्या करेगा जापान वाली करेंसी को कन्वर्ट कर देगा डॉलर में, फिर डॉलर को कन्वर्ट करेगा इंडियन रुपीज में, तो उससे क्या है कि वो फुल कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा है ये। फिर है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम।
और रिड्यूस्ड एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस। तो रिड्यूस्ड एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि सभी सेक्टर्स के लिए अलाउड है ये, एक्सेप्ट फॉर सम सेक्टर्स जो सोशली सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग वगैरह, और जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं जैसे रियल एस्टेट, और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है जैसे एटॉमिक सेक्टर्स। तो वहाँ पर हम थोड़ा कम ही करते हैं एफडीआई को अलाउ। ठीक है। फिर है एक रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इसके अंदर कुछ ये लिमिट्स विमिट्स लगा रहे हैं, वो सब है। और रिलैक्स कर दी है कुछ ईसीबी के रूल्स। एक तो जैसे ईसीबी होता है हमारा, एक सेम तरीके से मसाला बॉन्ड्स होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो ईसीबी तो ईसीबी में तो ईसीबी में तो क्या होता है ना कि जैसे अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो 80 रुपये हम लेके आ रहे हैं बाहर से। तो 80 रुपये हम लेके आ रहे हैं बाहर से, और मान लो जो वॉलेटिलिटी, जैसे मतलब मार्केट ऊपर नीचे होगी, तो वो जो सारा रिस्क था ना, वो इंडियन वाले बोरोवर को लेना पड़ता था। मान लो वो 1 डॉलर लेके आया था। 1 डॉलर जब लेके आया था जब, तो 70 रुपए का था। अब फिर वो बढ़ के 80 रुपए का हो गया। तो फिर जो वो कॉस्ट थी ना, वो इंडियन बोरोवर को चुकानी पड़ती थी। लेकिन मसाला बॉन्ड्स थोड़ा अलग सा कंसेप्ट था। वो था कि अगर मान लो कोई इंडियन में कोई लेके आ रहा है पैसे, तो जो उसकी वो रेशो है ना, वो मतलब जो रिस्क है, वो सारा का सारा फॉरेन उस पे चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। तो अगर 80 का हो गया है 1 रुपया, तो उसको 80 नहीं देने हैं, उसको सिर्फ 1 डॉलर ही देना है उसको। मतलब 80 के हिसाब, जैसे अगर वो 80 रुपये, सॉरी, 1 डॉलर लेके आया और वो 80 का था, ओ 70 का था, और फिर बाद में मान लो वो 80 का हो गया, तो उसको 70 के हिसाब से डॉलर देना है। तो वो 70 ही देगा, बेशक वो 1 डॉलर हो या ना हो। तो ऐसे देगा। तो जो उसका नुकसान का रिस्क था, वो सारा का सारा फॉरेन बोरोवर पे चला जाता है। लग रहा है वो। हाँ, तो क्या क्या बेनिफिट है इसके कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के? एक तो फैसिलिटेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई 10 बिलियन डॉलर लेके आया है और उसको फुल कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं पैसे, तो वो कम इन्वेस्ट करना चाहेगा इंडिया में। लेकिन अगर फुल कन्वर्ट होंगे तो ज्यादा इन्वेस्ट होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और प्रेशर भी बढ़ेगा गवर्नमेंट पे, क्योंकि एफडीआई ज्यादा आएगा, तो गवर्नमेंट को ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एफडीआई ज्यादा आए। और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी फाइनेंशियल सेक्टर की, और रुपी मार्केट का डेवलपमेंट होगा। तो ये वाला ग्राफ देख लो कि कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है। जो एफडीआई है वो देख लो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इंडिया में पिछले 10 साल में। और एफपीआई है वो भी इंक्रीज ही हो रहा है। और जो ईसीबी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो भी थोड़ी इंक्रीज हुई है। रिस्क क्या है, मतलब हम क्यों नहीं कर रहे हैं अभी फुली कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, अभी भी पार्शियल क्यों है? क्योंकि अगर हम फुली कन्वर्ट कर देंगे ना, तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा इंडिया में, और उसकी वजह से जो मार्केट है वो बहुत ही वॉलेटाइल, मतलब बहुत ही खराब हो जाएगी इंडिया की हालत। तो वो दिक्कत है कि एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी हो जाएगी, बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे, फिर मार्केट में मतलब ऊपर नीचे जा रहा होगा, करेंसी डी वैल्यू हो सकती है हमारी, इन्फ्लेशन आ सकता है। तो वो सब रिस्क है। तो ये एफडीआई के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे इन्फ्लुएंस होता है एफडीआई किस किस चीज़ों से, और क्या क्या कर सकता है। ठीक है। फिर है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी खत्म कर दिया, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अभी तो खत्म ही कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मतलब ये क्या बताता था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। तो
तो वही वर्ल्ड बैंक निकालता था हायर रैंक। तो इंडिया की ना पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव हो गई थी, पहले 142 थी 2014 में, और जो 2020 में आया था उसमें इंडिया की 63 हो गई थी। तो इंडिया ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया था। और क्या क्या फैक्टर्स थे कि एक बिजनेस ऑपरेट कैसे हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, मतलब उसको ये जब डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी पड़ रही है तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल रही है, तो वो सब। तो वो सारी चीजें थी इसमें। फिर क्या क्या इशू थे इसमें जो इसको बंद कर दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कि एक तो इरेगुलरिटीज थी डाटा में, जो ये चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, अजरबैजान जो कंट्रीज थी, इनका ये जो डेटा भेज रहे थे ना उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी। तो थोड़ा मतलब सही नहीं आ रहा था ये इंडेक्स। दूसरा की बायसनेस थी इसमें, कि जो वर्ल्ड बैंक था ना वो उसका एक विजन था कि इस टाइप की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो अपना कुछ इंडेक्स निकाल रहा था। तो साइज फिट ऑल अप्रोच ले रहा था, मतलब उसकी एक आइडियोलॉजी थी कि ये सब चीज होनी चाहिए, ये सब दिक्कतें है। तो वो सारी कंट्रीज पे सेम चीज अप्लाई कर रहा था, तो वो दिक्कत थी। तो ये सब था, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस हुई अभी कुछ कंट्रीज में। तो इंडिया अभी ये भी चीजें कंक्लूड कर रहा है, अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील। तो ये वाली चीज है ना, ये डिफरेंस याद रखना, अर्ली हार्वेस्ट और फ्री ट्रेड। तो जो अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील होती है ना, तो अगर कोई पूछे कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो क्या है कि दो कंट्री है ना, अपने सारे प्रोडक्ट्स पे कुछ मतलब टैरिफ वैरिफ नहीं लगाएंगे, वो सब कर देंगे। बट अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील में क्या होता है, ये एक मतलब टेस्टिंग की तरह है, कि अगर आपको फ्री ट्रेड डील करनी है तो उससे पहले दो कंट्रीज है ना, दो तीन प्रोडक्ट मतलब ऐसे चुन लेंगे और उस पे लगा के देखेंगे ये कुछ टैरिफ वगैरह, मतलब माफ करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि ये सब कैसा जा रहा है। तो अगर वो सब सही चल रहा होगा तो फिर आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो फिर उसके लिए और कुछ नया सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमेशा पहले होता है अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील। तो अगर ऐसा भी पूछ ले कि अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील किस चीज से रिलेटेड है, तो ये मतलब कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है कुछ किसी चीज, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो टैरिफ वैरिफ होते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये इसमें याद रखना। फिर और भी कुछ टाइप के वो होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो क्या होता है कि एक अरेंजमेंट है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो और मोर कंट्रीज टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे नेगोशिएट या कम कर सकती है एक दूसरे के लिए। और एफटीए नॉर्मली कवर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, एंड ऑल्सो कवर अदर एरियाज लाइक आईपीआरस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो ये सभी कवर करता है, तो ये भी चीज याद रखना है इसमें। फिर और भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जैसे इन्होंने ग्राफ काफी अच्छा दे रखा है, सबसे नीचे होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर उसके बाद होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर होता है कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक मार्केट। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा मतलब जिसमें ज्यादा फ्री चीजें हो रही है वो है इकोनॉमिक मार्केट। फिर थोड़ा ये तो मतलब ऐसा है। तो इसमें देख लो प्रेफरेंशियल ट्रेड मार्केट में क्या है कि दो और जो मोर पार्टनर्स होंगे वो एग्री करेंगे टू रिड्यूस टैरिफ ऑन एग्रीड नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस। तो कुछ मतलब नेगोशिएशन मतलब कुछ लाइनें होंगी कि इतने प्रोडक्ट्स पे हम पीटीए करेंगे, वो सब होता है, मतलब लिमिटेड होता है ये। और अभी इंडिया और मैस मर्कोसर पीटी इन दोनों में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो कोई बताएगा क्या मर्कोसर क्या है? आई थिंक ये जहाँ तक मुझे याद है अफ्रीका की कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, आई थिंक। रहेगा। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ओके। हाँ, तो जो याद रखना, जो मर्कोशर है ना, ये ऐसे ही मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन है या सार्क है, ब्रिक्स है, तो ये मतलब एक कंट्रीज का ग्रुप है, तो ऐसे ये मर्कोशर जो है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज का एक ग्रुप है। हाँ, तो बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में कि साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है